टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी ने कई सारे रिसर्च करके आपके लिए लाए हैं जो आपके लिए टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी काम की बातें होंगी, इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं बदला इनकम टैक्स का 64 साल पुराना कानून आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर रहेगी पैनी नजर। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे पैन के से जुड़े नियम। पैन अपडेट नहीं हुआ तो बढ़ जाएंगे परेशानियां। और पुराने बकाये के भुगतान यानी अरियर पर लगा है 10% सरचार्ज, तो क्या है अरियर का टैक्स घटाने का तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स के नए कानून या फिर इनकम टैक्स के कानून में किए गए बदलावों को लेकर के। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो है उस पर हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। एक बदलाव है वह है बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर के, अकाउंट्स को लेकर के, जिस पर अब ज्यादा पैनी नजर रहेगी। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, गौरी बताएं। गौरी, क्या बदलाव जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो समय समय पे बैंक रिपोर्ट करता है। जो भी एसएससी उनके साथ डील करता है उनकी रिपोर्टिंग बैंक करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी कि जब अब आप अपने बैंक में कोई अकाउंट खोलते हैं, आपका कोई जॉइंट अकाउंट होता है, आपके 2 लोगों का जॉइंट अकाउंट है, 3 लोगों का है, तो उसमें आपको बताना होगा कि कौन एक्चुअली उस अकाउंट को ओन करता है, यानी कि कंट्रोलिंग पर्सन कौन है, वो पैसा एक्चुअली किसका है, किसके पास राइट है उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने का, और जो मेन पर्सन है बिहाइंड दैट जॉइंट अकाउंट वो कौन है। इसी के साथ साथ आपकी क्रिप्टो की जो रिपोर्टिंग होती है उसकी डेफिनेशन को वाइड कर दिया है। अब कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन आप करेंगे वो आपकी रिपोर्ट होगी, यानी कि इसमें सीधी सीधी बात है कि बैंक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्रिप्टो की सारी ट्रांजैक्शंस को टैप करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रेवेन्यू लीकेज अभी भी हो रही है और क्रिप्टो का टैक्सेशन सबसे हाई ब्रैकेट में आता है। तो आप क्रिप्टो की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपकी रिपोर्ट होगी। इसी के साथ साथ जब बैंक सेल परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या होल्ड भी करता है एज अ डिपॉजिटरी, अगर कोई स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करता है आपके लिए, उसकी भी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग अब बैंक को करनी होगी। एचएनआईज़ के लिए बहुत बड़ा एक चेंज है, जहां पे उनके लिए भी जिस भी नेचर ऑफ अकाउंट है उनका, उसमें उनको अपना नेचर ऑफ कंट्रोल भी बताना है। यानी कि कंट्रोल तो वो करते हैं, वो एक अलग बात है, किस नेचर में करते हैं, एज अ ट्रस्टी करते हैं, एज अ बेनिफिशियरी करते हैं, सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, क्या नेचर है उस कंट्रोल का, ये भी अब बैंक को बताना होगा। तो कहीं ना कहीं जो बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस हैं उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है, ताकि कहीं से भी कोई भी रेवेन्यू लीकेज या कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो सरकार की नजरों से ना बच सके। इसमें अगर मान लिया हम टैक्स पेयर्स या अकाउंट होल्डर्स के नजरिए से देखें तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, प्रिकॉशन सबसे बड़ा तो ये है कि जब आप बैंक अपना ऑपरेट करते हैं या अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपको ये डिक्लेरेशन बिल्कुल सही सही देनी है। अगर आप कहीं पे भी कोई डिक्लेरेशन ऐसी दे देते हैं जो सही नहीं है और बाद में आपके पास कोई नोटिस आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और नोटिस आने से पहले भी अगर आप कोई डिक्लेरेशन ऐसी देते हैं जो गलत है और आपके पैन पे वो रिपोर्टिंग हो जाती है तो आपको उसको चेंज कराने में बहुत दिक्कत होगी। और धीरे धीरे हर साल अगर हम देखें, सरकार ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस पे और स्ट्रिक्ट ही होती जा रही है। तो जो भी डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं अपने बैंक को, सोच समझ के बिल्कुल जेन्युइन डिक्लेरेशन दीजिए, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल कई सारे सवाल आ रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि जो आपने कहा ज्वाइंट अकाउंट में जो मेन अकाउंट होल्डर है वो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तो मेन अकाउंट होल्डर किसको मानते हैं आप? देखिए, सपोज करिए हस्बैंड एंड वाइफ है, पैसा सारा हस्बैंड का ही है। मैं छोटा एग्जांपल ले रही हूँ, हालांकि ये एक बड़े लेवल की डिक्लेरेशन है, बट हस्बैंड वाइफ का अगर हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें तो पैसा हस्बैंड का ही है, हस्बैंड ही ऑपरेट करते हैं। सिर्फ कन्वीनियंस के लिए उन्होंने अपनी वाइफ का नाम ऐड किया हुआ है। वाइफ हाउसवाइफ है, उनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए वो उस बैंक में उनका नाम है। तो जो कंट्रोलिंग पर्सन है वो तो हस्बैंड ही हुए, तो वो डिक्लेरेशन बैंक को देनी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ज्वाइंट अकाउंट को लेकर कई बार लोगों के मन में आशंका होती है कि ज्वाइंट अकाउंट मतलब दोनों का आधी आधी भागीदारी है। ऐसा नहीं है। मेन कंट्रोलिंग पर्सन, पैसा किसका आ रहा है, कौन उसमें भागीदार है, ये काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं नवी मुंबई, जहां से महेश कुमार शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास। गौरी चड्ढा हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट। सर, मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैं रिटायर हुआ 2017 में। मेरा प्रमोशन ड्यू था 1996 से।
उसका प्रोसेस चल रहा था। तो 2024 में वो प्रमोशन का फाइनल हुआ, तो हमें 2025 में मतलब 2024 में ही हमें वो मिली उसकी एरियर। तो एरियर सैलरी मिली और एरियर पेंशन भी मिली 17 से 24 तक की। वो सब मिला के मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर हो गई टोटल। तो उसमें क्या है कि एक सेक्शन 89(1) के अंदर मेरे को रिलीफ मिला टैक्स से, जो एरियर पे, लेकिन लास्ट में उन्होंने जोड़ दिया 10% सरचार्ज टोटल इनकम पे। तो मेरा ये कहना, जब सेक्शन 89 में हमें रिलीफ इसलिए मिल रही है कि जो हमें पहले नहीं लगना चाहिए था और अब लग रहा है, उसकी रिलीफ मिल गई। तो ये सरचार्ज भी तो उसी कारण से लग रहा है सर, उसकी तो रिलीफ, वो सरचार्ज तो हमको नहीं लगना चाहिए। तो आपने एक जो सेक्शन 89(1) का रिलीफ लेने के लिए एक एडिशनल फॉर्म भरना होता है 10E, वो आपने फिल किया था? हाँ मैडम, हाँ वो फॉर्म भरा गया। ठीक है। तो वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर जाती है तभी सरचार्ज लगता है। आपका रिलीफ लेने के बाद, जो सेक्शन 89(1) का आपने रिलीफ लिया, वो लेने के बाद अगर आपकी इनकम 50 लाख से नीचे है तो आपका ये जो 10% का सरचार्ज है ये नहीं लगना चाहिए। बस आप ये देख लीजिए कि 89(1) को क्लेम करने में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि उसके लिए जो एडिशनल फॉर्म मैंने बताया वो भरना होता है और उसकी एक कैलकुलेशन होती है। अगर वो सब ठीक हुआ है तो आपके ऊपर ये सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। अगर सरचार्ज लगा है, आप इसको रेक्टिफिकेशन में डाल दीजिए। एक सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन ऑनलाइन फाइल होती है, आप इसको 4 साल तक कर सकते हैं। अभी आप विद इन टाइम फ्रेम है, आप ऑनलाइन जाके इसकी रेक्टिफिकेशन फाइल कर दीजिए और इसका रेक्टिफिकेशन ऑर्डर आएगा, बिकॉज ये एक मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है और आपका ये हट जाना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप एक ग्रीवियंस भी फाइल कर सकते हैं, बट मुझे लगता है इसमें रेक्टिफिकेशन फाइल करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रेक्टिफिकेशन फाइल कर दें, रेक्टिफिकेशन से सॉल्व नहीं होता तब ग्रीवेंस में जाए वहाँ पे? आप दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। रिस्पांस मुझे लगता है मेनली आपका 154 की रेक्टिफिकेशन में ही आएगा, क्योंकि वो ही सही तरीका है और आपके पास अभी समय है उसको फाइल करने के लिए। महेश जी क्लियर है? ठीक है मैडम, ठीक है। 154 सेक्शन में रेक्टिफिकेशन फाइल करना है। जी जी, 154 सेक्शन में रेक्टिफिकेशन फाइल करें। रेक्टिफिकेशन फाइल करने के बाद भी सरचार्ज लगा रहता है तो आप फिर से टैक्स गुरु को लिखिएगा, फिर से हम लोग कोई रास्ता यहाँ पे तलाशेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद इससे आपकी समस्या सुलझ जाए और कम से कम रिटायरमेंट के इतने साल बाद आपको एरियर मिल गया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, खुशी की बात है। लेकिन ये सरचार्ज वाली बात जो है, इसका रास्ता यहाँ पे गौरी ने आपको बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं। अब जाते हैं सौरभ जैन साहब के पास, जो कि अजमेर से हैं। सौरभ जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, बताया जाए क्या ये है कि मेरी मम्मी के नाम पे 2 प्लॉट हैं और मैं उनको बेच के एक कमर्शियल एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ बेंगलोर में। ठीक है। और वो जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी वो मेरे और मेरी वाइफ के नाम पे होगी। तो इस केस में मेरी मम्मी को LTCG टैक्स देना पड़ेगा, और अगर हाँ तो उसको कैसे सेव किया जा सकता है? देखिए, आपका जो प्लॉट है, आप अगर उसको सेल करके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं विद इन द टाइम फ्रेम आई सपोज, तो आपको उसके ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना होता। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि प्लॉट आपकी मॉम के नाम पे है और आप अपने नाम पे उस प्रॉपर्टी को लेंगे। जब वो इस प्रॉपर्टी को बेचेंगी तो उनको अपने नाम पे वो प्रोसीड्स आएंगे और अपने ही नाम पे वो उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। बट आप अपने नाम पे खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आएगा। एक्ट में स्पेसिफिकली ये कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी जजमेंट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने, ITAT ने रिलीफ दिया है टैक्स पेयर को और कहा है कि अगर आपने अपनी सेक्शन 54 या 54F, जो आपका 54F में फॉल करेगा, आपने अगर अपने स्पाउस के नाम पे, अपने पेरेंट्स के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे भी प्रॉपर्टी ली है तो हम आपको उस एग्जेम्पशन का फ़ायदा देते हैं। लेकिन ये बात आती है अगर आपका केस आता है स्क्रूटनी में और आप उसको अपील में जाते हैं या असेसिंग ऑफिसर को कन्विंस कर पाते हैं, तो फैक्ट ऑफ द केस देखा जाएगा। अगर वो आपका उसमें फॉल करता है आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन क्या आप वहां तक जाना चाहते हैं, वो एक सवाल है। अगर नहीं तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले ही प्लॉट को अपने नाम पे करवा लीजिए
अपने नाम पे या अपनी वाइफ के नाम पे, और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेच के एक और प्रॉपर्टी ले लीजिए। दूसरा ये है कि अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अपने साथ, अपनी वाइफ के साथ अपनी मदर का नाम भी उसमें जोड़ लीजिए, थोड़ी सी कन्वीनियंस होगी। हालांकि अगर कभी भी नोटिस आता है, आपको ये बताना होगा कि ये ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे हुई है, और इसमें ये जो सेक्शन है ये बेसिकली बेनिफिशियल फॉर द एसएससी होता है। इसको हमेशा ये देखते हैं कि एसएससी को कहाँ फ़ायदा हो रहा है। प्रोसीड जेन्युइन है, सारी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो दिक्कत नहीं आएगी, बट नोटिस डेफिनेटली आ सकता है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो नोटिस आ सकता है, एहतियातन आपको कुछ उपाय करके रखने होंगे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन इलीगल नहीं होगा। नहीं, इलीगल नहीं होगा अगर ये सारी चीज़ें जेन्युइनली ट्रेल होगी, बैंक में पैसा आया और उनके नाम पे, मदर के नाम पे प्रॉपर्टी थी, बेटे ने लिया, ये सब आप प्रूव कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज पर जो जजमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं कोर्ट के। लेकिन सबसे अच्छा उपाय है कि पहले मदर की जो प्लॉट है उसको अपने नाम से करा लीजिए और फिर उस प्लॉट को बेच करके आप जो है प्रॉपर्टी बिल्कुल, या फिर आप मदर का नाम भी प्रॉपर्टी में ऐड करा लीजिए जो आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। सौरभ जी समझ गया सर। यस सर, थैंक समझ यू। गए। चलिए, Yes, बड़ा उलझन वाला मामला था, लेकिन बड़ा आसान भाषा में गौरी ने यहाँ पे समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप समेत कई सारे दर्शक इस तरह के ट्रांजैक्शन करते हों, उनको लिए बड़ा काम की बात ये निकल कर सामने आई। एक सवाल लेते हैं वडोदरा से अरूप भट्टाचार्य जी का। दरअसल ये एक सीनियर सिटीजन है और न्यू टैक्स रिजीम में ITR 2 फाइल करते हैं और इन्हें EPS से हर महीने लगभग 3,800 रुपये पेंशन मिलती है, यानी सालाना करीब इन्होंने जोड़ा है तो 45,600 रुपये। और अपने मंथली खर्च के लिए एक म्यूचुअल फंड इक्विटी वाला है, इसमें से SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हर महीने 46,500 निकालते रहते हैं, यानी लगभग 5,60,000 रुपये इनका सालाना बन जाता है। ये जो पैसा था म्यूचुअल फंड वाला, इन्होंने रिटायरमेंट पे जो ग्रेच्युटी मिली थी और PF का पैसा था, उन लोगों को मिलाकर इन्होंने किया था। अब ये जानना चाहते हैं क्या असेसमेंट ईयर 2025-26 में न्यू रिजिम के तहत इन्हें सेक्शन 87A का फ़ायदा मिलेगा, यानी क्या इनका टैक्स जीरो हो जाएगा? इसमें जैसे दो चीज़ें हैं। आपका पहले तो पेंशन है, पेंशन आपका स्लैब रेट पे जाता है, सैलरी की तरह ट्रीट होता है, और जितना आपका स्लैब में फॉल करेगा, जिसमें आपका टैक्स नहीं बनेगा, 87A का रिलीफ आपको उसमें मिल जाएगा। पेंशन वाले पे? पेंशन वाले पे। जो आपने SWP की बात की, तो आपने क्योंकि स्पेसिफाई किया है कि ये इक्विटी से आ रहा है, जिस भी पता था इस वजह से इक्विटी का नाम दिया। इक्विटी, हाँ, क्योंकि हर एक का अलग होता है। अगर डेट का होगा तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, तो मैं आपको पहले इक्विटी का ही बता रही हूँ क्योंकि आपका उसी में फॉल करता है। इक्विटी का जब आप म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं और उसमें से आप SWP लगा रहे हैं, तो आपको जितना भी पैसा आ रहा है, आप साल के एंड में एक आपको स्टेटमेंट मिलेगी जिसमें बताया जाएगा कि उस अमाउंट में जो आपने विड्रॉ किया उसमें कितना आपका ही कैपिटल था। सपोज करिए आपने 5 लाख रुपए जो विड्रॉ किए हैं उसमें से 3 लाख तो आपका अपना कैपिटल था और प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख है, तो उस 2 लाख को हम प्रॉफिट मानेंगे, जिसमें से क्योंकि आपका ये इक्विटी का होल्डिंग है तो आपकी जो 1.25 लाख की एग्जेम्पशन होती है पूरे साल की, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। जो बैलेंस बचेगा, अगर बचेगा, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, लेकिन उसके ऊपर आप 87A की रिबेट नहीं ले पाएंगे, वो एक्ट में स्पेसिफिकली मना किया गया है। तो डिपेंड करता है आपके अमाउंट पे और उस अमाउंट में आपका कितना गेन बनता है। वो स्टेटमेंट आपको जो भी आपके ब्रोकर हैं, बैंक है या जिनके थ्रू आपने इन्वेस्ट किया है, वो स्टेटमेंट आप उनसे लीजिएगा, उसमें आपको गेन अलग से दिखेगा कि आपका गेन कितना आ रहा है। तो इस गेन के हिसाब से फिर अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये उलझन दूर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई रहता है तो आप अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, फ़ोन पे हम लोग सीधा आपसे अपने टैक्स गुरु से संपर्क कराएंगे और भी कोई उलझन होगी तो उसे दूर करेंगे। और ऐसा करते हैं, कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि आखिर पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के नियमों में क्या बदलाव हुआ है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ बनी हुई जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। आप लोगों के सवाल जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों का हर किसी के पास पैन तो होगा ही होगा, या फिर जिनके पास पैन नहीं होगा
वो पैन बनवाने की कोशिश में लगे होंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक नियम है जिसमें सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से यानी इसी साल 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। वो बदलाव क्या है और आपको किस तरह से सावधानी बरतनी है, गौरी बताएं। गौरी, देखिए, सबसे पहले तो पैन बनवाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया है। यानी कि अभी तक आप अपना अगर आधार भी देते थे तो आपको पैन मिल जाता था। अब खाली आधार के बेसिस पे आपको पैन नहीं मिलेगा, आपको एक और कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होगा। वो डॉक्यूमेंट आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ आधार के बेसिस पे आपको अब पैन नहीं मिलेगा। और जैसे हमने पहले कभी हमारे शो में डिस्कस भी किया था, सारे फॉर्म नंबर्स भी अब चेंज हो चुके हैं, फॉर्मेट्स भी बदल चुके हैं और फॉर्म नंबर भी। तो आपको देखना होगा आपने जब पैन के लिए अप्लाई करना है। इसी के साथ साथ जो बड़ा चेंज है वो है लिमिट्स चेंज हो गई है। यानी कि अगर आप पहले किसी ट्रांजैक्शन पे पैन देते थे, अब उस अमाउंट पे आपको पैन नहीं देना, उसकी लिमिट चेंज हो गई है। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते थे, हमें 50,000 के ऊपर अगर हम एक सिंगल एंट्री डिपॉजिट कराते थे, हमें पैन देना होता था। और इसी को लिमिट को ना क्रॉस करने के लिए बहुत लोग 49,000 48,000 का कैश जमा कराते थे ताकि पैन ना देना हो। अब ये लिमिट ऑल टुगेदर हट गई है। अब पूरे साल में अगर आप 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपको पैन देना होगा। तो अब ये लिमिट आपकी फाइनेंशियल ईयर वाइज देखी जाएगी। इसी के साथ साथ मोटर व्हीकल आप जब खरीदते थे तो आपको उस केस में यूजुअली हर परचेज पे आपको पैन देना होता था। अब आपको 5 लाख के ऊपर की परचेज पे आपको पैन देना होगा, चाहे वो मोटर व्हीकल 4 व्हीलर हो या वो 2 व्हीलर हो। 5 लाख के ऊपर लिमिट जाएगी तो आपको पैन देना होगा। इसी के साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज करते थे, पहले 10 लाख से ऊपर सर्कल रेट हो या रजिस्ट्री की वैल्यू हो, 10 लाख के ऊपर होता था तो आपको पैन देना होता था। अब इस लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। होटल बिल्स, रेस्टोरेंट बिल्स या बैंक्वेट में आपने कोई फंक्शन किया है, उसका अगर बिल आप 50,000 से ज्यादा कैश में सेटल करते थे तो आपको पैन देना होता था। अब इसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। और इंश्योरेंस अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो उसका प्रीमियम पहले अगर 50,000 से ज्यादा होता था साल का, तब आपको पैन देना होता था। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम अमाउंट आपको पैन देना होगा। ये चेंजेस हैं। बाकी कुछ लिमिट्स पहले जैसी अभी भी हैं। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इस लिमिट में इन हेड्स में फॉल नहीं करती है और उसकी वैल्यू 2 लाख से ज्यादा है तो आपको पैन देना जरूरी हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कहीं जगह पैन की सीमा बढ़ाई गई है, कई जगह पैन की सीमा खत्म कर दी गई कि आपको देना ही पड़ेगा हर हाल। क्या वजह क्या? इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ फिगर्स आउटडेटेड हो गई थी। जो कुछ साल पहले तक 5,000, 10,000, 50,000 की वैल्यू थी, आज वो सेम नहीं रही है। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया है, क्योंकि बहुत पुरानी फिगर्स थी। और कुछ जगह जहां पे और स्ट्रिक्ट कर दिया है, वहां पे कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि कहीं चूक हो रही है, कहीं से इवेजन हो रहा है, हम उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे उसको मैंडेटरी कर दिया है। तो इसको टोटली एक मुझे लगता है ओवरऑल की सरकार ने पूरा देखा है कहां कहां बढ़ाने की जरूरत है, कहां इसको कम करने की जरूरत है। तो चलिए, तो ये है पैन से जुड़ा हुआ जो नियम है, इसमें बदलाव किया गया है। जो भी आप लेन देन करते हैं उसमें पैन से जुड़े नियम, सीमा, उसमें बदलाव किया गया है। इसका ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं पुणे, जहां से विजय कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय कुमार साहब, नमस्कार। नमस्ते सर। बताया जाए, क्या उलझन है आपकी? सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने एक होम लोन लिया हुआ था 2023 में। तो होम लोन पे को-ओनर का नाम है, मेरी वाइफ का भी नाम है, और वो पेमेंट मेरे अकाउंट से होता है, जो मेरी सैलरी अकाउंट से होते हैं। तो अभी जैसे मेरी सैलरी हायर इनकम में आ गई है तो मैं न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर लिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सबसे पहले चीज थोड़ा टैक्स प्लानिंग कैसे किया जाए कि थोड़ा सा बच पाए। प्लस क्या मेरी वाइफ वो यूज कर सकती है ITR फाइल करते समय, होम लोन डिडक्शन वाला? आपकी वाइफ वर्किंग है? नहीं, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है अभी। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट में, जहाँ पे देखा जाता है कि एक्चुअली ये पैसा किसने दिया है उस एसेट को परचेज करने के लिए। वो को ओनर है, वो कन्वीनियंस के लिए हर कोई अपने स्पाउस का नाम ऐड कराता है, लेकिन क्योंकि वो वर्किंग नहीं है, अगर वो वर्किंग होती और उन्होंने पैसा नहीं भी दिया होता तो भी हम एक व्यू ये ले सकते हैं कि वो घर चला रही हैं और आपने घर खरीदा है तो कंट्रीब्यूशन उनका रहा। लेकिन क्योंकि वो वर्किंग नहीं है तो उनका डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन नहीं रहा उस घर को खरीदने में।
आप हाई इनकम में आते हैं लेकिन वो घर भी आप ही के पैसे से लिया गया है, तो उसके डीम्ड ओनर फॉर इनकम टैक्स पर्पस आप ही होंगे। आपको ही उसका अगर जो भी रेंट आ रहा है या बाद में आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, जो भी कैपिटल गेन होगा वो सारा का सारा आप ही की इनकम में ऐड होगा। अगर वाइफ की इनकम में आप ऐड कर देंगे और बाद में नोटिस आया तो आपको एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत होगी कि वाइफ के नाम पे आपने इसको कैसे क्लेम किया, और ये कहीं ना कहीं टैक्स एवेजन का रूप ले सकता है। तो ये कोई दिक्कत विजय जी क्लियर है? नहीं क्लियर है, ठीक है, मैं तो अपने ही नाम पे करवाऊंगा। और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ प्लानिंग आप बता सकते हैं कि ताकि मैं थोड़ा रिड्यूस कर पाऊँ? न्यू टैक्स रीजन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। हाउस प्रॉपर्टी में तो ओल्ड और न्यू दोनों में ही सिर्फ आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो सेम ही है। और जब तक ये लिमिट 30% रहती है, इसके ऊपर आप कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक म्युनिसिपल टैक्सेस आप और डिडक्ट कर सकते हैं, जो आई एम श्योर आप करेंगे, जो भी आप टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा आप कोई डिडक्शन उसमें क्लेम नहीं कर सकते। HUF वगैरह बनने से कोई फायदा होता नहीं होता यहाँ पे? देखिए, HUF का फायदा बहुत लिमिटेड स्कोप के लिए होता है, बट वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उन केसेस में ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज आप इस प्रॉपर्टी को HUF में अगर देंगे तो ये तो मेंबर की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी और इसमें क्लबिंग हो जाती है। इनके पर्टिकुलर केस में HUF का फायदा नहीं होगा। चलिए, कोशिश तो हमने काफ़ी की विजय जी कि इनके मुंह से निकलवाया जाए, कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन इन्होंने कुछ बोला नहीं तो मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता। खैर, आमदनी बढ़ती जाएगी, टैक्स कटेगा तो क्या होगा। आमदनी बढ़ाइए, किसी ने सही कहा है, खर्च बढ़ाएंगे तो अपने आप आमदनी बढ़ जाएगी। चलिए चलते हैं अहमदाबाद। RS मिश्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार। बताया जाए, गौरी जी हैं हमारे साथ आपके सारे उलझन दूर करने के लिए। हाँ जी, ये मेरी वाइफ का मामला है। तो FY 23-24 का रिटर्न में जो है हमने वो क्लेम किया था 87A रिबेट, ये कैपिटल गेन्स पर, STCG पर। तो वो ये तो उसमें रिटर्न तो एक्सेप्ट हो गया था, उसमें अलाउ हो गया था, लेकिन उन्होंने बाद में जो है डिमांड कर दिया उसका, वो रिजेक्ट कर दिया 87A रिबेट। अच्छा। हाँ, तो बाद में मैंने जो है बहुत ग्रीवेंस में लिखा, रेक्टिफिकेशन फाइल, सारा कुछ रिजेक्ट हो गया। तो फिर हमने अपील किया था कमिश्नर को। वो अपील जो है अलाउ हो गई मुझे 13/10/25 को, लेकिन उसका जो है ऑर्डर गिविंग इफेक्ट जो है वो नहीं, कुछ रिवाइज जो करना चाहिए, ऑर्डर पास करना चाहिए और रिफंड। तो मैंने वो टैक्स भी भर दिया था जब उन्होंने डिमांड किया, तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह ना बढ़े इसलिए मैंने टैक्स जमा कर दिया था एज डिमांडेड। तो उसके बाद अपील में अलाउ हुआ, लेकिन वो उसका ना मुझे रिफंड आया ना कोई रिवाइज ऑर्डर पास किया। तो अभी क्या करना चाहिए मुझे? गौरी जी बताएंगे? गौरी जी बताइए, बड़ा परेशान ये जो इनके साथ हुआ, ये उस साल बहुत लोगों के साथ हुआ था, बिकॉज जब लोग रिटर्न भर रहे थे, स्पीड में सबकी फाइलिंग हो रही थी, उसी टाइम सडनली सरकार ने यूटिलिटी चेंज कर दी और 87A का रिबेट हटा दिया। तो ये अच्छी बात है कि आप अपील में जीत गए और केस आपके फेवर में आया है। असेसिंग ऑफिसर को इसका इफेक्ट देना होगा, जो ऑर्डर गिविंग इफेक्ट है उसको रिलीज करना होगा। अभी अगर उसमें असेसिंग ऑफिसर ने देर कर दी है और आपके पास अभी तक आपका पैसा नहीं आया है, तो उनको इंटरेस्ट भी देना होगा, यानी कि आपको जो अपील में जो अमाउंट डिसाइड किया गया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार असेसिंग ऑफिसर से मिल के आ जाइए, या आप एक ग्रीवियंस दोबारा डाल सकते हैं। और एक हेल्पलाइन होती है, टैक्स डिमांड मैनेजमेंट हेल्पलाइन, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ के लिए। हालांकि क्योंकि अपील में केस आपके फेवर में गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि असेसिंग ऑफिसर वो पैसा आपको नहीं देंगे। टाइम की बात है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो रहा है, आपको स्पीड अप कराना है, आप ऑफिसर से मिल सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट वो दे दें। चलिए मिश्रा साहब, अपील करिए, हो जाना चाहिए, क्योंकि आप इसका हकदार हैं, कहीं इसमें दिक्कत होगी नहीं। जैसा कि गौरी बता रही है, फिर भी कोई दिक्कत है तो वापस से लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे, हम कोशिश करेंगे उसको दूसरे स्तर से सुलझाने की कोशिश करेंगे। और गौरी बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, वो मोबाइल नंबर जिसको आप उठा सकें, जिस पर हम सीधे ऐसे ही अपने टैक्स गुरु से आपकी बात करवा सकें। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।